हेलो दोस्तों, हाय नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं जो प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ वो जीएस का है, जीएस सब्जेक्ट का है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा जो बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम दे रहे होंगे। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, ये कहता है कि शुद्ध जल में रासायनिक दृष्टि से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का कौन सा अनुपात सही है। शुद्ध जल में जो रासायनिक केमिकल जो उसका फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग कौन सा सही है, कितने अनुपात में होता है ये बताना है। 1:2, 2:2, 2:1 और 3:1। तो यहाँ पर 2:1 सही होगा क्योंकि यहाँ पर H2O फार्मूला होता है वाटर का, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल, यानी 2:1 अनुपात यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वायु प्रदूषण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाला रोग है। वायु प्रदूषण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है। पहला है ब्रोंकाइटिस, दूसरा है फेफड़ों का कैंसर, तीसरा है अस्थमा और चौथा है ये सभी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है कि ये सारे ही रोग क्या हैं, वायु प्रदूषण से होने वाले रोग हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था, कब हुआ था ये बताना है आपको। और इसका जो सही उत्तर होगा उसके लिए ऑप्शंस की ओर चलते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर 1972 में, दूसरा है 1975 में, तीसरा है 1982 में, चौथा है 1985 में। तो यहाँ पर 123 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1975 ईस्वी में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ यहाँ पर हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ताप विद्युत ग्रहों से निष्कासित कौन सी गैस वायु को प्रदूषित करती है। ताप विद्युत ग्रहों से निष्कासित कौन सी गैस वायु को प्रदूषित करती है। पहला जो ऑप्शन है वो है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। ये सारे ही क्या हैं, गैस वायु को प्रदूषित करने वाली गैसें हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, घरेलू ईंधन से जलने से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। ये सारे ही क्या हैं, तो प्रदूषित करने वाले गैस हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वाहनों से निष्कासित गैसों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस निष्कासित होती है। वाहनों से जो गैस निकलती है तो सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है CO। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाली गैस है। ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाली गैस है हाइड्रोक्लोरिन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और चौथा है सभी। तो यहाँ पर कौन सी गैस निकलती है, तो वो निकलती है ये सारी ही गैसें यहाँ पर ज्वालामुखी के फटने पर, यहाँ वॉल्केनिक इरप्शन होने पर क्या होता है, तो ये सारी ही गैसें निकलती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषक का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। वायु प्रदूषक का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। पहला है ज्वालामुखी क्रिया, दूसरा है दावाग्नि, तीसरा है वाहनों से उत्सर्जित धुआं और चौथा है जल वाष्प। तो 128 का जो सही उत्तर होगा वो होगा वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक विघटनीय प्रदूषक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अविघटनीय प्रदूषक नहीं है। नाभिकीय अवशिष्ट, मलमूत्र, प्लास्टिक या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर 129 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मलमूत्र। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न कहता है, पर्यावरण प्रदूषित होता है। हमारा पर्यावरण किससे प्रदूषित होता है?
द्वारा त्याज्य सामग्री अथवा अवशिष्ट से, रासायनिक उर्वरक से, औद्योगिक प्रदूषक से या फिर उपयुक्त सभी से। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी से। ये सभी से क्या होते हैं, तो ये प्रदूषित होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 131। 131 क्या कहता है, तो 131 कहता है कि प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन क्या है, सत्य है। सॉरी गाइस, कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन कहता है कि प्रदूषक से पर्यावरण के तत्व आदि अपनी नैसर्गिक गुणवत्ता खो देते हैं। प्रदूषण मानव के विकास प्रक्रिया की देन है। आर्थिक व तकनीकी विकास तथा जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण प्रदूषित होता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो ये प्रदूषण के जो कारण हैं वो सारे ही कारण हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मरुस्थलीकरण का कारण है। मरुस्थलीकरण का कारण क्या है, आपको ये बताना है। बालू के निक्षेप से, अत्यधिक गर्मी पड़ने से, वर्षा ना होने से, या फिर कृषि ना होने से। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा 132 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वर्षा ना होने से। गाइस 1 मिनट में थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। तो यहाँ जो सही उत्तर था वो था हमारा मरुस्थलीकरण का कारण वर्षा ना होना। वर्षा ना होने की वजह से क्या होता है कि मरुस्थलीकरण हो जाता है, पेड़ पौधे सही से अपना ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारकों में उत्तरदायी है। मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारकों में उत्तरदायी है वनोन्मूलन, जनसंख्या वृद्धि, अनियंत्रित पशुचारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 133 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। मरुस्थलीकरण का जो कारण है वो वनोन्मूलन है, यानी कि जो वन के कटाव हैं उसकी वजह से मरुस्थल बनते चले जा रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मरुस्थलीय क्षेत्र में भूमिगत जल का स्तर होता है, अत्यधिक नीचा होता है, कम नीचा होता है, ऊंचा होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर 134 का जो सही उत्तर होगा वो होगा अत्यधिक नीचा होता है, क्योंकि यहाँ भूमिगत जल बहुत ही नीचा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं हैं जो क्या करते हैं, ये जल स्तर को बनाए रखते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सूखा व अकाल से मरुस्थलीय क्षेत्र बढ़ता है, घटता है, सम रहता है, या ना घटता है ना बढ़ता है। तो ये क्या होता है, तो यहाँ पर सूखा व अकाल से क्या होता है, तो ये मरुस्थल जो क्षेत्र होते हैं ये बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गैर पारंपरिक स्रोत ऊर्जा के स्रोत हैं, गैर पारंपरिक ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो क्या हैं, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर ज्वारीय शक्ति, भूगर्भिक शक्ति, बायो शक्ति, तो ये सारी ही शक्तियाँ क्या हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा, और सारी ही गैर पारंपरिक ऊर्जा की स्रोत हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में सर्वाधिक ऊर्जा किस स्रोत से प्राप्त होती है। पहला है जल विद्युत, दूसरा है हमारा ताप विद्युत, तीसरा है हमारा सौर शक्ति, और चौथा है हमारा अणु विद्युत। तो यहाँ पर भारत में सर्वाधिक ऊर्जा जो है वो किस चीज़ से प्राप्त होती है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ताप विद्युत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्रमुख साधन है। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है, तो पहला ऑप्शन है बिजली, दूसरा ऑप्शन है पेट्रोलियम, तीसरा ऑप्शन है लकड़ी, चौथा ऑप्शन है गोबर। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा 138 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी है लकड़ी। लकड़ी क्या है, ऊर्जा का प्रमुख साधन वहाँ पर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा भारत में ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में किस गैर परंपरागत स्रोत को अपनाया जा रहा है। तो यहाँ बायोगैस, सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसको अपनाया जा रहा है, क्या होगा सही उत्तर इस प्रश्न का, तो 139 का जो सही उत्तर होगा वो होगा बायोगैस। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर तापमान वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा। बाढ़ आएगी, अकाल पड़ेगा, भूखमरी होगी, या उपयुक्त सभी। अगर तापमान में वृद्धि आएगी तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये सारी ही चीज़ें यहाँ पर होंगी, उपयुक्त
सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ये सम्मेलन से लिया गया क्वेश्चन है, पृथ्वी सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन कहता है टोक्यो 1972 में, दूसरा ऑप्शन कहता है रियो डी जेनेरो में 1992 ईस्वी, स्टॉकहोम सम्मेलन स्टॉकहोम, तो ये क्या है 1978, और नई दिल्ली 2002। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा रियो डी जेनेरो, और यहाँ पर क्या है 1992 में ये हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप स्वतः होने वाली क्रियाएं हैं औद्योगिकरण, नगरीकरण, वनोन्मूलन या फिर ये सभी। तो 142 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ये सारे ही क्या हैं, तो ये आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप स्वतः होने वाली चीज़ें हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास के लिए वनोन्मूलन की आवश्यकता क्यों है? कृषि भूमि को प्राप्त करने के लिए, बढ़ती जनसंख्या के आवास के लिए, उद्योग धंधों की स्थापना के लिए, उपयुक्त सभी। तो 143 का जो सही आंसर है वो सभी के लिए, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वनोन्मूलन से वायुमंडल पर पड़ने वाला प्रभाव है, पहला ऑप्शन ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसों की मात्रा में वृद्धि, दूसरा है भूक्षरण, तीसरा है मरुस्थलीकरण, चौथा है हिमस्खलन। तो यहाँ पर 144 का जो सही उत्तर होगा ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसों की मात्रा में वृद्धि, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, खनन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? खनन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला है ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि, दूसरा है वायु प्रदूषण में वृद्धि, तीसरा है वन संपदा नष्ट होना, चौथा है उपयुक्त सभी। 145 का जो सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी क्या है, तो सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, औद्योगिकरण का पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव। तो पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा ध्वनि प्रदूषण, तीसरा जल प्रदूषण, चौथा है ये सभी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारे ही क्या हैं, तो औद्योगिकरण पर ये सही उत्तर होंगे। अगले प्रश्न है, तकनीकीकरण से प्रभावित होता है सांस्कृतिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण या सभी। तो यहाँ भी सभी वाला जो ऑप्शन है वो राइट होगा, इन सभी पर पड़ता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जलवायु परिवर्तन की अंतर्राष्ट्रीय संधि कहाँ हुई थी? पहला है बॉन में, दूसरा बर्लिन, तीसरा क्योटो, चौथा रियो डी जेनेरो में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बॉन में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये बॉन में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि प्रश्न नंबर है हमारा 149। ये कहता है, सतत परिस्थिति विकास के लिए आवश्यक है मानव की भौतिकवादी विलासितापूर्ण जीवन शैली को त्यागना, पर्यावरण के साथ घोर अन्याय एवं अत्याचार न करना, तीसरा है पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखना, चौथा है उपयुक्त सभी। तो यहाँ भी जो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। आइए आज के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतिम प्रश्न है, पर्यावरण प्रबंध का कार्य है पर्यावरण के विभिन्न घटकों का अध्ययन करना, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य संतुलन की अवस्था बनाना, पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम और पर्यावरण के तत्व की समालोचना करना। तो 150 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य संतुलन की अवस्था को बनाना। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।